नेक्स्ट फिर एसी जनरेटर या फिर डायनेमो। देखो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, एसी जनरेटर या फिर इसको डायनेमो भी बोलते हैं। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है इसके ऊपर। प्रिंसिपल याद रखो, इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, ईएमआई। जो एसी जनरेटर है या डायनेमो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें हम किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं और उससे उसके अंदर एक करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसके अंदर हम किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं और उससे उसके अंदर एक करंट और वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रिंसिपल पे ये एसी जनरेटर काम करता है। अब इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें लगी होती हैं पहले वो देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या मेन चीजें लगी हुई है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसी या अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें हमको एक कॉइल यूज करनी पड़ेगी और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसको घुमाना है ताकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और उसके अंदर एक ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, इनको बोला जाता है फील्ड मैग्नेट्स। ये पहली मैग्नेट है और इसी के पास में ये दूसरी मैग्नेट रखी हुई है। इन दोनों मैग्नेट्स का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। कोई भी मैग्नेट होती है उसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और साउथ पोल के लिए अंदर की तरफ होता है। ये दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं जिनके बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। अब इनके बीच में हमको क्या करना है, एक कॉइल को रखना है। अब उस कॉइल को डायरेक्टली नहीं रखेंगे, उस कॉइल को एक सॉफ्ट आयरन की पीस के ऊपर लपेटेंगे। और ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है इसके ऊपर कॉइल को लपेटने से फायदा क्या होगा, जो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और जब आप सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर लिपटी हुई कॉइल को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देगा और मैग्नेटाइज होने से उस कॉइल को जो मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। तो जो आप कॉइल यूज कर रहे हो उस कॉइल को एक सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर लपेटा जाता है और ये सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर लिपटी हुई जो कॉइल है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे कॉइल दिखा रखी है इसको एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर लपेट के बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूं। पहले तो ये कॉइल है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर। ये दोनों हो गई फील्ड मैग्नेट्स और ये हो गई आर्मेचर जो कि एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर लिपटी हुई कॉइल है। ठीक है, आप इस कॉइल को यहाँ पे एक्सटर्नली किसी भी तरीके से घुमाओगे, इसको घुमाना है। मान लो आप इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो जब ये कॉइल यहाँ पे घूमेगी तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। कैसे, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा रखा हमने। जब कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली होगी तब इससे जीरो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा, लेकिन जब ये घूम के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी तब इससे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। फिर ये घूम के और ऐसे घूम जाएगी तो वापस से इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा तो इससे जीरो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। तो जैसे जैसे ये कॉइल घूमती रहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो घूमने से इसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और उसकी वजह से इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और इसके अंदर एक ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा या जो करंट या वोल्टेज आपको मिलेगा वो इन दोनों सिरों के बीच में मिलेगा। अगर आप इन दोनों सिरों को किसी भी सर्किट में डायरेक्टली जोड़ देते हो तो जैसे ही कॉइल घूमेगी ये दोनों सिरे घूमते रहेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉइल के घूमने के साथ और यहाँ से जो कनेक्शन है वो टूट जाएंगे। अगर आपने किसी भी सर्किट में इस तरीके से इसको मान लो जोड़ दिया, क्या होगा इससे, जैसे आप कॉइल को घुमाओगे, कंटिन्यूअसली घुमाना है कॉइल को तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो पाएगा, तो ये कनेक्शन यहाँ से थोड़ी देर बाद में टूट जाएंगे। वायर बार बार ऐसे ट्विस्ट होगा ना तो यहाँ पे ये कनेक्शन टूट जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, यहाँ पे कनेक्शन टूटे नहीं, इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगाते हैं और जिसको बोला जाता है स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। यहाँ पे दोनों जो सिरे हैं उनसे दो रिंग्स कनेक्टेड होती है और इन रिंग्स को दो कार्बन के छोटे छोटे पीस होते हैं उनसे कांटेक्ट में रखा जाता है, ये ब्रशेस बोले जाते हैं।
जैसे ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, और ये दोनों क्या है, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग। ये है स्लिप रिंग S1 और ये है स्लिप रिंग S2, दो अलग अलग रिंग्स है ये। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखो, ये जो दोनों ब्रशेज है इनको हम सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें हम इन दोनों ब्रशेज को कनेक्ट करेंगे। ये है अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको करंट सप्लाई करना है। एसी जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करेगा उस करंट को हम इसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब ये कॉइल घूमेगी तो ये रिंग्स भी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती रहेंगी और ये कंटिन्यूसली इन दोनों ब्रशेस के कांटेक्ट में रहेंगे, इनको टच करते रहेंगे। तो यहां से कनेक्शन टूटेगा क्या, इसके घूमने से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में, बस ये अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमती रहेगी। तो यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं टूटेगा और एक्सटर्नल सर्किट में कंटिन्यूसली करंट सप्लाई होता रहेगा और आप कितनी भी देर के लिए इसको घुमा सकते हो। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली अगर इन दोनों वायर्स को सर्किट में जोड़ दिया जाता तो जैसे ही कॉइल को घुमाया जाता तो कनेक्शन टूट जाते। अब ये सेफ हो गई एक तरह से। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया एसी जनरेटर का। ये मेन पार्ट्स होते हैं इसके, 4 मेन पार्ट्स हैं। पहली चीज क्या बताई, फील्ड मैग्नेट्स। दूसरी चीज क्या बताई, ये कॉइल जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, क्योंकि इसको एक सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर लपेटा जाता है। तो सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर लपेटी हुई इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। फिर इसके दोनों सिरों से हमने 2 रिंग्स को कनेक्ट किया है, ये मेटल की रिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। और फोर्थ चीज क्या है यहाँ पे, ब्रशेस। तो ये 4 इसके मेन पार्ट्स हैं। समझ में आया क्या, लिख भी देता हूं मैं इधर। 4 मेन पार्ट्स क्या क्या है इसके। पहली चीज क्या है, फील्ड मैग्नेट्स। दूसरी चीज क्या है, आर्मेचर। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो पूरा डिटेल में इनको बताना पड़ेगा। जो थ्योरी मैंने बताई है ना कि क्या किसका क्या काम है, आर्मेचर क्या होता है, फील्ड मैग्नेट्स का काम क्या है, वो सारा आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में 2-2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तीसरी चीज क्या है, स्लिप रिंग्स। और फोर्थ चीज क्या बताई यहाँ पे, ब्रशेस। ठीक है, ये इसके 4 मेन पार्ट्स हो गए। अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये इसकी वर्किंग क्या है वो समझते हैं। हम क्या करेंगे, वर्किंग देख रहे हैं इसकी। हम इस कॉइल को किसी भी तरीके से एक्सटर्नली घुमाएंगे। आप हो सकता है कि इससे एक इंजन अटैच कर दो और उस इंजन से आप इस कॉइल को घुमाओ, या इससे एक फैन अटैच कर दो और तेज हवा चलाओ, जिससे तेज हवा से वो फैन घूमेगा और उससे यहाँ पे ये जो आर्मेचर है, ये जो कॉइल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने लग जाएगी। या आप कई जगह आपने देखा होगा कि डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है रिवर के ऊपर, तो पानी को रोकते हैं, उससे पानी का लेवल बढ़ जाता है और फिर ऊंचाई से उस पानी को गिराते हैं एक टरबाइन के ऊपर। वो जो टरबाइन है वो एक फैन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये कॉइल अटैच होती है और पानी गिरने से वो टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से ये कॉइल भी घूमेगी क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई होती है और इसके घूमने से इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको घुमा सकते हो, कैसे भी आपको इसको घुमाना है कॉइल को। और जैसे ही कॉइल घूमेगी तो इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है किसी भी कॉइल के लिए N × B.A। और जब आप ये डॉट का जो सिंबल है ये हटाते हो, डॉट प्रोडक्ट हटाते हो, तो ये आएगा NBA cos थीटा के बराबर। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो cos थीटा वाली टर्म आती है, तो ये आएगा NBA cos थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। जब कॉइल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली रखी हुई है तो इसका एरिया वेक्टर सपोज करो ऐसे ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। और मान लो ये घूम के इस तरीके से अरेंज हो गई। अब तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, सपोज करो इनके बीच का एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। फिर ये और घूमेगी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब कंटिन्यूअसली ये चेंज होगा, कहने का मतलब ये है। तो कॉइल को घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, यानी कि थीटा यहाँ पे कंटिन्यूअसली बदलेगा। और थीटा के बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी बदलेगी और इसी से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये जो थीटा है इसका ओमेगा के साथ में एक रिलेशन होता है। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अगर इस कॉइल को थीटा एंगल से घुमाया जाता है टी टाइम के अंदर, तो इस कॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको आप लिख सकते हो थीटा अपॉन टी के बराबर। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन टी। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। और थीटा की ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, फाई इक्वल टू NBA cos
ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला है, तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लो, जैसे एन बी और ए कॉन्स्टेंट है, और जो कॉस ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का मल्टीपल जो भी होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये क्या बना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया अपने पास में, ये आ गई इक्वेशन। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एन बी ए और ओमेगा ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में वो ये साइन फंक्शन चेंज हो रहा है, और जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। उस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई नोट बोल देते हैं, तो वो ई नोट किसके बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि जब ये वैल्यू 1 बन जाएगी उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होगा एन बी ए ओमेगा, जो कि मैक्सिमम होगा। साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो जब ये 1 बन जाएगा ना, तो ये तो चीजें कांस्टेंट ही है, तो उस टाइम पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा मैक्सिमम, यानी कि ये वाली जो टर्म है इसको आप क्या बोल सकते हो, ई नोट बोल सकते हो। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और याद करो ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन होती है, ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज चेंज होता है उसकी वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है, ये साइन वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सी नेचर का है, तो वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, क्योंकि साइन वेव फॉर्म में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से ये साइकिल बार बार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सी नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। इसका मतलब ये एसी जनरेटर कौन सा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा, एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। और अगर आपको पूछा जाए कि इस सर्किट में इसने कितना करंट सप्लाई किया, तो सर्किट का रेजिस्टेंस है आर, तो आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो करंट की इक्वेशन बन जाएगी ई बाई आर, ई की ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, जैसे ई नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, और आपको पता है ई नोट बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो इससे आएगा मैक्सिमम करंट, यानी कि करंट की इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आप अपना फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये एसी जनरेटर के बारे में या डायनेमो के बारे में कंप्लीट हो गया। एसी जनरेटर क्या चीज है, एक ऐसा डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। क्या क्या मेन पार्ट्स हैं इसके, 4 मेन पार्ट्स हैं, फील्ड मैग्नेट्स, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसके कैलकुलेशन में आपको ये करके बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से पास हो रहा होगा वो एन बी ए कॉस थीटा या एन बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे एसी जनरेटर।